16 अक्टूबर 2022 को एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में टहल रहे थे। रात के समय उनको नींद नहीं आ रही थी। इसका कारण ये है, पिछले 6 माह से उनका एक जवान बेटा गायब था, जिसका कोई पता नहीं था। वो घर से चला गया था, घर पे कुछ भी बता के नहीं गया था, जिससे घर वाले बहुत परेशान रहा करते थे। रात के समय वो बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं कि उनकी ही बहू के कमरे की लाइट जल रही है। जब वो बहू के कमरे के सामने पहुंचते हैं, जब जंगले से झांक कर के अंदर को देखते हैं, तो उनकी पैरों से जमी खिसक जाती है। वो देखते हैं कि बहू नग्न अवस्था में सामने खड़ी है। बहू ससुर को जब कमरे के सामने देखती है तो वो उन्हें बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बहू के कमरे में इस तरह झांक के देखते हो। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बहू तुम्हें मैं बेटी से बढ़ के मानता था, तुमने अच्छा नहीं किया। ये आखिर उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे की बहू नग्न अवस्था में क्या कर रही थी, कौन था उसके रूम में उसके साथ, ये सब समझने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं आर डी यादव और आप देख रहे हैं आर डी का रहल। हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक जिला पड़ता है भरतपुर। इसी भरतपुर के चिकसाना में हरिप्रसाद नाम के एक व्यक्ति रहा करते हैं, जिनकी उम्र है लगभग 60 साल। उनका एक 30 वर्षीय एक बेटा है, जिसका नाम है पवन शर्मा। उनकी 2 बेटियां हैं। 3 जून 2015 को हरिप्रसाद अपने बेटे पवन की शादी रीमा नामक एक लड़की के साथ कर देते हैं, जो कानपुर की रहने वाली है। कानपुर से उसका रिश्ता कर देते हैं। रीमा की उम्र है लगभग 16 साल। पवन की उम्र 30 साल है, रीमा की उम्र 16 साल है। रीमा और पवन में उम्र का काफ़ी फासला है, लेकिन फिर भी दोनों लोग बहुत ही अच्छे से रहा करते हैं। कुछ दिन तक तो समय बहुत अच्छे से गुजरता गया। उसके बाद आर्थिक तंगी घर में आ गई, जिसकी वजह से पवन को दिल्ली नौकरी करने के लिए जाना पड़ा। 2019 में पवन आर्थिक तंगी के चलते दिल्ली नौकरी करने के लिए चला जाता है। वो अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर अपने दोनों बच्चों को भी ले जाता है। अब उनके पास 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा था और बेटी थी। पवन शर्मा के ही गांव का रहने वाला एक लड़का भागेंद्र, वो भी दिल्ली में ही नौकरी किया करता था। वो लोन दिलाने का काम किया करता था। वो भी पवन शर्मा के घर पे अक्सर आया करता था। जब पवन घर पे नहीं रहा करता था, तब भी वो एक आध बार किसी काम से उसके घर आया करता था। अचानक एक बार वो उसके घर पे पहुंचा हुआ था। उसकी पत्नी उसे देख करके आकर्षित हो जाती है और वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोनों लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। जब भी पवन घर से बाहर नौकरी के लिए निकल जाया करता था, तो उसकी पत्नी भागेंद्र से फोन कर दिया करती थी। भागेंद्र उसी के रूम पे आकर के उसके साथ संबंध बनाया करता था। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तभी 2 साल नौकरी करने के बाद 2021 में पवन अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के अपने गांव चिकसवाना आ जाता है। में आने के बाद वो गांव में ही अपनी खेती का काम किया करता है। अब सब लोग घर पे ही रहा करते हैं। इधर उसकी पत्नी मीरा भागेंद्र से ना मिल पाने के कारण बहुत विचलित रहा करती थी। उधर भागेंद्र भी बहुत परेशान रहा करता था। दोनों लोगों को एक दूसरे में संतुष्टि मिलती थी। मीरा अपने पति पवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती थी, क्योंकि पवन की उम्र बहुत ज्यादा थी। भागेंद्र 25 साल का नवयुवक लड़का था। वो तंदुरुस्त था, बहुत ही देखने में सुंदर था। इसलिए मीरा हमेशा भागेंद्र के साथ खुश रहा करती थी। अब क्या था, अब तो बहुत ही परेशान रहा करती थी। अब तो उन दोनों का मिलना जुलना भी नहीं हो रहा था। तभी मीरा ने एक उपाय सोचा और भागेंद्र से नींद की गोलियां मंगवाईं। जब रात में पूरा परिवार नींद की गोलियों से गहरी नींद में सो जाया करता है, तब भागेंद्र मीरा के घर पर जाया करता है और उसी के पति के सामने ही उसके साथ संबंध बनाया करता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। एक दिन की बात है, भागेंद्र दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज को खोल करके देखता है तो उसमें दूसरी तरफ से देखता है कि मैसेज मीरा का है। उसमें देखता है कि उसमें लिखा था कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अगर आप मुझे सच्चा प्यार करते हो तो आज मुझसे मिलने जरूर आओगे। भागेंद्र इधर से जवाब देता है कि रात हो चुकी है, अब मैं वहां नहीं आ पाऊंगा। वो प्यार का वास्ता देती है और अपनी कसम खिला देती है। भागेंद्र वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने एक दोस्त दीपेंद्र को भी वो तैयार कर लेता है। अब दीप और भागेंद्र दोनों लोग रात को ही बाइक से चिकसाना के लिए निकल देते हैं। भागेंद्र दीप को दरवाजे पर खड़ा कर देता है और खुद अंदर चला जाता है। अंदर देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि मीरा ने सभी को नींद की गोलियां दे रखी थीं। उसका पति भी गहरी नींद में सो रहा है। भागेंद्र अंदर जाता है और निर्वस्त्र होकर के उससे शारीरिक संबंध बनाता है। वो बहुत जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे। ये आवाज़ें सुनकर के उसका पति पवन जाग जाता है और जैसे ही वो जागता है, अपनी पत्नी को इस हालत में देख करके वो काफ़ी
नाराज हो जाता है, उसे पीटने लगता है, मारने लगता है। उसके बाद क्या होता है, भागेंद्र से वो पत्नी कहती है कि जिंदा नहीं बचना चाहिए, अब इसको ख़त्म कर दो तभी बेहतर है, नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी, हमारी बात आउट हो जाएगी। इधर भागेंद्र भी शादीशुदा था, उसके भी एक पुत्र था, इसलिए भागेंद्र को भी अपनी बदनामी का डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि हमारी भी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए भागेंद्र ने तुरंत ही बाहर खड़े दीप को बुलाया और उसका गला दबा लिया। गला दबाने के बाद दोनों लोगों ने तब तक गला दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। पवन शर्मा मर जाता है और उसकी नाक से और मुंह से काफी खून निकल जाता है, खून काफी जगह फैल जाता है। डेड बॉडी को बोरे में रखने के बाद वो उसका कस के उसका मुंह बांधते हैं। मुंह बांधने के बाद उसे बाइक पे रखते हैं। बाइक पे रखने के बाद भागेंद्र और दीप दोनों लोग उसे नहर, वहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर पड़ती थी, वहां पर डेड बॉडी को ले जाते हैं। उस डेड बॉडी के साथ एक लगभग 20-25 किलो का पत्थर भी बांध देते हैं और नहर के किनारे हिस्से पर डाल देते हैं ताकि ये डेड बॉडी ऊपर ना आए। इधर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद भागेंद्र और दीप रातों रात दिल्ली वापस लौट जाते हैं और इधर उसकी पत्नी मीरा रात में वो सारे खून के दाग और धब्बे मिटा देती है। जब सुबह होता है, उसके सास ससुर जब जागते हैं तो देखते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। जब वो कहते हैं कि पवन कहाँ गया है, तो उसकी पत्नी होती है मीरा, वो बोलती है कि पवन तो रात में जल्दी जाग गए थे और पता नहीं कहाँ चले गए हैं, आज कुछ बता कर भी नहीं गए हैं। माँ बाप को लगता है शायद कहीं गुस्से में नाराज होकर चला गया होगा, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। माँ बाप थाने पहुंचते हैं, पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस पवन के पिता हरिप्रकाश को बोलती है कि मुझे पवन की पत्नी से बातचीत करनी है, मुझे उस पर कुछ शक है। तब हरिप्रकाश बोलते हैं कि मेरी बहू ऐसी नहीं है। वो अपनी बहू को पुलिस के सामने भी नहीं जाने देते और पूछताछ से भी बचा लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी डायन है जिसे वो अपनी बेटी के समान समझ रहे हैं, उसी ने उनके ही पुत्र को खा लिया है। इधर मीरा भागेंद्र से बोलती है कि कुछ दिन तक आप बिल्कुल भी फोन मत करना, क्योंकि अगर आप फोन करोगे तो हम लोगों पर शक हो जाएगा। जब मामला सामान्य हो जाएगा तब हम लोग पहले की तरह फिर मिला करेंगे और जिंदगी भर हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। 16 अक्टूबर 2022 को हरिप्रसाद को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने घर के आंगन में ही टहल रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनकी बहू के कमरे से लाइट जल रही है। जब वो कमरे में जाके देखते हैं, जब वो झांकते हैं, निर्वस्त्र अवस्था में भागेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ये सब देख करके वो काफी हैरान हो जाते हैं। भागेंद्र और मीरा उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, वो सोचते हैं इसे भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन तब तक वो काफी चिल्लाने लगते हैं। ये आवाज सुन के परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मौका पाकर के भागेंद्र तो रात को ही वहां से भाग जाता है। हरिप्रसाद पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पे पहुंचती है और मीरा को गिरफ्तार करती है। जब मीरा को गिरफ्तार करती है, मीरा कुछ भी नहीं बताती है। पुलिस दिल्ली से भागेंद्र को भी गिरफ्तार करती है। जब भागेंद्र को गिरफ्तार करती है, दोनों को रिमांड पे लेती है और सख्ती के साथ जब पूछताछ की जाती है तब वो दोनों लोग अपना सारा राज उगल देते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने कैसे कैसे सब किया था, सारी वारदात वो बताते हैं। उस घटना स्थल तक भी ले जाते हैं जहां पर डेड बॉडी को उन्होंने छुपाया हुआ था। पुलिस मौके पे पहुंचती है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचते हैं, जेसीबी बुलाई जाती है। जब उस जगह को खोदा जाता है तब कंकाल की सिर्फ 17 हड्डियां पुलिस को मिलती हैं। पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके मीरा और भागेंद्र को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। दोनों आज सलाखों के पीछे हैं, अब तो उनकी सारी जिंदगी सलाखों में ही कटेगी। हर रोज की तरह आज फिर आपसे निवेदन करता हूं, मीरा और भागेंद्र जैसी मानसिकता वाले लोगों से हमेशा सावधान रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना पर आधारित किसी अन्य कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।